किसी गांव में आरती नाम की एक लड़की रहती थी। वो अपने पिता के साथ रहती थी। उसकी माँ की 6 साल पहले ही मृत्यु हो गई थी। आरती के पिता मछली पकड़ने का काम करते थे। वो एक मछुआरे थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। आरती गांव की ही एक स्कूल में पढ़ने जाती थी। जो भी आरती को चाहिए होता था तो उसके पिता उसको दिला देते थे। ऐसे ही एक दिन जब आरती के पिता समुद्र में मछली पकड़ने गए तो तेज आंधी तूफान आने के कारण उनकी नाव डूब गई और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। जब आरती को इस बारे में पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ। वो बहुत रो रही थी। घर में जो भी कुछ खाने का था सब धीरे धीरे खत्म हो रहा था। इसलिए वो एक दिन लोगों के घरों में काम मांगने जाती है। कोई भी उसे काम नहीं देता। वो एक औरत के घर जाती है और उसको सारी बात बताती है। सारी बात सुनने के बाद वो औरत बोली, मैं तुझे अपने घर में काम नहीं दे सकती। पहले तो तू अपनी माँ को खा गई और फिर अब अपने बाप को। अगर मैंने तुझे अपने यहाँ काम दिया तो तू मेरे घर में भी किसी को खा जाएगी। जल्दी से भाग जाओ यहाँ से। तभी उस औरत की बेटी खुशी आती है और कहती है, आप ऐसे कैसे कह सकती हो? वो बेचारी अकेली है, कितना बुरा लग रहा होगा उसे। अगर उसकी जगह मैं होती तो आप क्या करती, जरा सोचिए आप। ज्यादा मत बोल, ए लड़की, चल निकल यहाँ से। आरती वहाँ से रोते हुए चली जाती है और अपने घर आकर अपने माता पिता को याद करते हुए कहती है, माँ बाबा, आप दोनों मुझे छोड़कर क्यों गए? देखो ना, यहाँ पर मुझसे कोई भी ठीक से बात नहीं करता। सब कुछ खत्म होता जा रहा है। मैं आपको बहुत परेशान करती थी, इसलिए आप दोनों मुझे छोड़ कर गए हो ना। अब मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगी। प्लीज वापस आ जाओ ना। ऐसा कहकर वो बहुत रोती है। तभी पीछे से उसी औरत की बेटी खुशी वहाँ पर आती है। खुशी अपने साथ हाथ में टिफिन बॉक्स लेकर आई थी। आरती, तुम रो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लो, तुम खाना खा लो। मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। मैं तुम्हारे लिए डेली खाना लाऊंगी। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। तुम कितनी अच्छी हो खुशी, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं, अब मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर खुशी वहाँ से चली जाती है। एक दिन खुशी की माँ खुशी को टिफिन ले जाते हुए देख लेती है। अरे खुशी, तुम रोज रोज ये टिफिन बॉक्स कहाँ ले जाती हो? माँ, वो मंदिर के पास कुछ गरीब बच्चे बैठे रहते हैं, मैं उनके लिए खाना ले जाती हूँ। खुशी की माँ को खुशी पर विश्वास नहीं आता, इसलिए वो उसका पीछा करती है। खुशी आरती के घर पहुँच जाती है। पीछे से खुशी की माँ भी वहाँ पर आ जाती है। अच्छा, तो खाना इस मनहूस के लिए लाती थी, अभी तुझे बताती हूँ। ऐसा कहकर खुशी की माँ खुशी को मारते हुए घर ले जाती है। आरती को वो सब देखकर बहुत दुख हो रहा था। वो रोते रोते घर से बाहर चली जाती है और जंगल में पहुँच जाती है। बहुत रात हो चुकी थी। वहीं आसमान में से 3 परियां गुजर रही थी। वो तीनों परियां आरती को देख लेती है। तभी तीनों में से एक परी बोलती है, अरे, ये बच्ची इतनी रात को जंगल में क्या कर रही है? ये देखो, शायद ये रो भी रही है। चलो इससे पूछते हैं, इसे क्या हुआ है। परी आरती के पास आती है और कहती है, बेटी, तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम रो क्यों रही हो? मैं अनाथ हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। गांव में मुझसे कोई भी बात नहीं करता। सब मुझे अपने पास से भगा देते हैं। मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं है। मुझे मेरे माँ और बाबा वापस ला दो। तुम तो परी हो ना, तुम्हारे पास तो जादू है। बेटी, भगवान अच्छे लोगों को ही पहले अपने पास बुला लेते हैं। तुम्हारी माँ और बाबा अच्छे थे, क्योंकि भगवान को अच्छे लोगों की जरूरत होती है। वो हमेशा तुम्हारे पास ही है। वो देखो, ऊपर 2 तारे दिख रहे हैं तुम्हें, वही तुम्हारे मम्मी पापा है। और हाँ, अब तुम रोना बंद करो, नहीं तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। परी के ऐसा कहने पर आरती बिल्कुल चुप हो जाती है। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और ईमानदार भी हो। बेटी, मैं तुम्हें एक जादुई लाल गाउन देती हूँ। तुम उसे जो भी मांगोगी वो तुम्हें जरूर मिलेगा। क्या मैं ये सपना देख रही हूँ? नहीं बेटी, ये कोई सपना नहीं है, ये सब हकीकत है। परी जी, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? बेटी, मैंने तुमसे कहा ना, तुम इस जादुई लाल गाउन से जो बोलोगी वो पूरा हो जाएगा।
उसके बाद आरती जादुई लाल गाउन से घर जाने की मांग करती है और फिर अगले ही पल वो अपने घर पहुंच जाती है। घर पहुंचने के बाद आरती जादुई लाल गाउन से अपने लिए खाना मांगती है क्योंकि उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी। उसके बाद आरती खाना खाती है और खुश होकर सो जाती है। सुबह उठकर सबसे पहले आरती अपना जादुई लाल गाउन पहनती है और कहती है, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, काश माँ और पापा भी जिंदा होते। तभी आरती को गांव में से एक अनाउंसमेंट होने की आवाज आती है। वो बाहर जाकर देखती है कि गांव में ब्यूटी कंपटीशन अनाउंसमेंट हो रही है और जो भी विजेता होगा उसे 1 लाख का इनाम मिलेगा। वो सब सुनकर आरती बहुत खुश हो जाती है और अपना नाम रजिस्टर करवा देती है। इतने में एक लड़की आरती के पास आती है और कहती है, ए लड़की, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो फिर तो कैसे जीतेगी? अभी भी समय है, अपना नाम कटवा दे। पीछे खड़ी खुशी सब कुछ सुन रही थी। तभी वो बोली, बस करो तुम लोग, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम लोग उसकी मदद करने की बजाय उसका मजाक बना रही हो। आरती, तुम ये कंपटीशन जीत सकती हो। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। हाँ खुशी, मुझे पता है, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसके बाद आरती अपने घर आती है और जादुई लाल गाउन से कहती है, मेरे पास तो इतना सुंदर गाउन है, अब ये कंपटीशन मैं ही जीतूंगी। आरती ऐसा कह ही रही थी कि तभी वहाँ पर एक परी प्रकट हो जाती है। आरती, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए, तुम्हें खुद से मेहनत करनी चाहिए। ये जादुई गाउन सिर्फ तुम्हारी जरूरत के लिए है, तुम्हें मेहनत वाले काम खुद करने होंगे। मुझे माफ कर दो परी, मैं अब खुद से मेहनत करूंगी। परी वहाँ से चली जाती है। तभी आरती कहती है, माँ ने मुझे सिलाई सिखाई थी, क्यों ना मैं कपड़ा लेकर गाउन सिल लूं। उसके बाद आरती जादुई गाउन से एक कपड़ा मांगती है और एक सिलाई मशीन मांगती है और रात भर में एक गाउन सिल लेती है। अगले दिन ब्यूटी कंपटीशन में सभी लड़कियां अपना प्रदर्शन देती है, लेकिन जैसे ही आरती आती है तो सब उसको देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि आरती बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। आरती उस कंपटीशन को जीत जाती है। उसको 1 लाख रुपए इनाम मिल जाता है। आरती उन पैसों का सही उपयोग करती है। वो एक दुकान किराए पर लेती है और जादुई गाउन से सुंदर सुंदर कपड़े मांगती है और उनको सिलकर बेचने लगती है। धीरे धीरे वो बहुत अमीर हो जाती है और कुछ ही सालों में वो एक फैशन डिजाइनर बन जाती है। अब वो अपनी तरह अनाथ बच्चों की मदद करने लगी थी। इसी तरह सब कुछ ठीक हो गया था। अब वो हंसी खुशी रह रही थी। रानीगंज नाम के गांव में माया अपने पिता राजेश के साथ रहती थी। माया के पापा मम्मी का तलाक हो गया था, जिसके बाद उसके पापा के पास माया की कस्टडी आ जाती है और वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ दूसरी शादी कर लेती है। राजेश अकेले सब कुछ संभालता था। माया स्कूल जाती थी और उसके पापा उसे लंच बनाकर देते थे और घर का सारा काम करने के बाद बाहर फल बेचने जाते थे। राजेश अपनी बेटी की सारी इच्छा पूरी करता था ताकि उसे कभी भी अपनी माँ की कमी महसूस ना हो और वो खुशी से रह सके। एक दिन माया अपने पापा से कहती है, पापा आप बहुत अच्छे हो, मैं दुनिया की सबसे लकी लड़की हूँ जो मुझे इतने अच्छे पापा मिले हैं। इतना तो किसी की माँ भी ख्याल नहीं रखती होगी जितना मेरे पापा मेरा ख्याल रखते हैं। मेरी बच्ची, मैं तुझे दुनिया की सारी खुशी दूंगा और हर वक्त तुझे मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। अभी तो मुझे तेरी अच्छी परवरिश के लिए और भी बहुत मेहनत करना है। तू भी तो मेरी प्यारी बेटी है जो मेरी सारी बात मानती है। मैं फल बेचता हूँ, लेकिन तुझे इतना पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा कि तुझे कभी भी मेरी तरह ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन पापा, आप मुझे घर का कोई काम सीखने क्यों नहीं देती हैं? बेटा, अगर मैं तुझे घर का काम सिखाने लग जाऊंगा फिर तू पढ़ाई कब करेगी? काम सीखने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब मैं कर लूंगा, तू बस पढ़ाई कर। मैं नहीं चाहता कि घर के काम की वजह से तेरी पढ़ाई में कोई दिक्कत हो। इस तरह राजेश अपनी बेटी का बहुत साथ देता था और दोनों हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे थे। माया 12वीं क्लास में थी। वो 12वीं में अच्छे नंबरों के साथ टॉप करती है। पापा, आज मेरा रिजल्ट आया है। मैंने 96% के साथ अपने स्कूल में टॉप किया है। ये सुनकर राजेश बहुत खुश होता है।
अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। इस खुशी के मौके पर मैं अपनी बेटी के लिए उसकी मनपसंद खीर बनाऊंगा। थोड़ी देर बाद राजेश खीर बनाकर लाता है और दोनों एक साथ खाते हैं। तभी खाते खाते बातों ही बातों में माया राजेश से कहती है, पापा मेरे बहुत अच्छे नंबर आए हैं, इसलिए मेरा एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो ही जाएगा। इसलिए आप अभी से ही मेरे लिए किताबें लेकर आ जाइए, मैं पहले से ही पढ़ाई शुरू कर देती हूँ। ठीक है, तुम मुझे एक कागज में लिख कर दे देना कौन कौन सी किताब लानी है, मैं कल ले आऊँगा। पापा ये किताबें गांव में नहीं मिलती है, इसके लिए आपको शहर जाना पड़ेगा। तो क्या हुआ, कल मैं अपने सारे काम छोड़कर पहले शहर जाऊंगा। अगले दिन राजेश माया की किताबें लेने शहर जाता है। जिस ट्रेन से राजेश शहर जा रहा था उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में ट्रेन में मौजूद कई लोग मारे जाते हैं और उन लोगों में से राजेश भी था। गांव के कुछ लोग माया को उसके पापा के मौत के बारे में बताती हैं। पापा आप मुझे इस तरह अकेले छोड़कर क्यों चले गए? आंखें खोलो पापा, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। अच्छा होता मैं आपको शहर जाने के लिए बोलती ही नहीं, मुझे खुद ही चले जाना चाहिए था। आपने मेरा कितना साथ दिया। मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई, लेकिन आपने एक माँ से बढ़कर मेरा ध्यान रखा। मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगी? इस तरह माया बहुत रो रही होती है। थोड़ी देर बाद किसी तरह गांव के लोग मिलकर राजेश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। इस तरह 5 दिन बीत जाते हैं और माया के पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी दादी उसके घर आती है। बेटी, मैं अच्छे से जानती हूँ तू अभी अपने सबसे मुश्किल दौर से गुजर रही है। तू कब तक अपना गुजारा कर पाएगी? पास वाले गांव में तेरे चाचा जी रहते हैं, मुझे लगता है तुझे वहाँ जाना चाहिए। माया को बूढ़ी दादी की बात सही लगती है और थोड़ी देर बाद वो अपना सारा सामान ले लेती है और अपने चाचा चाची के घर चली जाती है। माया जब अपने चाचा के घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके चाचा जी पौधे को पानी डाल रहे हैं। वो अपने चाचा जी के पास जाती है और उनके पैर छूती है। चाचा जी, आपको तो पता ही होगा 5 दिन पहले मेरे पापा की मौत हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे चाचा चाची यहाँ रहते हैं। वो तो पड़ोस में रहने वाली बूढ़ी काकी ने मुझे आपके बारे में बताया, तो मैं बिना सोचे समझे यहाँ आ गई। हाँ, मुझे इस बारे में पता चला, लेकिन मैं नहीं आ पाया क्योंकि मैं उस वक्त बहुत जरूरी काम से शहर गया हुआ था। तुमने अच्छा किया कि यहाँ आ गई। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं और तुम्हारी चाची तुम्हें अपनी बेटी कृतिका की तरह ही प्यार करेंगे। मैं अभी तुम्हारी चाची को बुलाता हूँ। सूरज निराली को आवाज लगाता है। सूरज की आवाज सुनकर निराली और कृतिका वहाँ आ जाती है। दोनों माँ बेटी माया को देखकर आग बबूला हो जाते हैं। हाँ, आ गई यहाँ मुँह उठाकर। कहीं से भी उठकर आ जाते हैं। हमारे घर में पैसों के पेड़ लगे हुए हैं ना, जो अब इसका भी खर्चा उठाएं। मैं इसे अपने घर में नहीं रहने दूंगी। ये तुम क्या बोल रही हो? ये मेरे भाई की बेटी है और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए हमें इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अरे कुछ तो शर्म करो। वैसे भी भगवान की कृपा से हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, इसलिए माया यही रहेगी। इतना बोलकर सूरज अपने कमरे में चला जाता है। निराली माया को अपने घर में नहीं रखना चाहती थी, लेकिन सूरज की वजह से उसे रखना पड़ता है। निराली अपने मन में सोचती है, आ तो गई मेरे घर, लेकिन मैं इसे यहाँ चैन से नहीं रहने दूंगी। मैं इसको इतना तंग करूंगी कि खुद घर छोड़कर चली जाएगी। उस दिन से निराली माया से घर के सारे काम करवाती थी और कभी कभी तो बिना बात के मार दिया करती थी। सूरज शहर में अपना बिजनेस देखता था, इसलिए उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था। माया निराली का सारा अत्याचार सह रही थी और किसी को कुछ नहीं बोलती। एक दिन माया घर की सारी सफाई करने के बाद निराली से कहती है, चाची मैंने घर के कोने कोने की सफाई कर दी है, अब आप मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। निराली किचन में जाती है और वहाँ से एक दिन पुराना रोटी लेकर आ जाती है। चाची ये तो कल की रोटी है। हाँ, और तुझे ऐसा ही खाना मिलेगा। ये बचा हुआ खाना मुझे फेंकना पड़ता था, लेकिन अब तू है ना, तुझे ही खिला दिया करूँगी। इतना बोलकर निराली वहाँ से चली जाती है। माया एक दिन पुरानी रोटी खा लेती है। अगले दिन माया कृतिका के कपड़े तय लगाकर उसके कमरे में रखने जाती है। तभी उसकी नजर कृतिका के बहुत ही सुंदर लहंगे पर जाती है।
माया ने पहली बार लहंगा देखा था, इसलिए उससे रहा नहीं जाता और वो उसे पहन लेती है। तभी वहाँ पर कृतिका आ जाती है। माया को अपना लहंगा पहना हुआ देख कृतिका गुस्से से लाल हो जाती है। नौकरानी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा इतना महंगा लहंगा पहनने की? तूने मेरा लहंगा खराब कर दिया, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कृतिका की आवाज सुनकर निराली वहाँ आ जाती है। अपनी माँ को देखकर कृतिका बोलती है, मम्मी, इस नौकरानी ने मेरा महंगा लहंगा खराब कर दिया। मैंने इसे अभी तक पहना नहीं था और मैंने सोचा था कि इसे मामा जी की शादी में पहनूंगी, लेकिन उससे पहले ही इसने मेरा इतना सुंदर लहंगा खराब कर दिया। अरे नौकरानी, तूने कभी ऐसा लहंगा देखा भी है? मेरी बेटी का लहंगा बहुत महंगा था, इसलिए इसकी सजा तो तुझे जरूर मिलेगी। मनहूस, मेरे घर से बाहर निकल जा। नहीं चाची, मुझे माफ कर दीजिए, मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी? ये सब मुझे नहीं पता, मैंने कह दिया ना मेरे घर से बाहर निकल तो बाहर निकल। अगर कहने पर नहीं गई तो मार कर बाहर निकालूंगी। माया घर से बाहर नहीं जाती है और दोनों के सामने हाथ पैर जोड़ने लगती है। उसके बाद दोनों माँ बेटी मिलकर माया को घर से धक्के मारकर निकाल देती है। माया रोते हुए जंगल में चली जाती है। माया सुबह से रात तक जंगल में ही बैठी रहती है। तभी थोड़ी देर बाद देखती है कि जंगल के बीचों बीच अपने आप एक झरना प्रकट हो गया है, जिसका पानी गुलाबी रंग का है। मैं तो सुबह से यहाँ हूँ, लेकिन यहाँ तो कोई झरना नहीं था, फिर ये गुलाबी झरना कहाँ से आया? थोड़ी देर तक सोचने के बाद माया गुलाबी झरने के अंदर हाथ डालती है। माया जैसे ही गुलाबी झरने के अंदर हाथ डालती है, उसके हाथ में एक सुंदर सा लहंगा आ जाता है। इसके अंदर तो इतना सुंदर लहंगा था। तभी गुलाबी झरने से एक आवाज आती है, दिशा, मैं एक जादुई गुलाबी झरना हूँ जिसके अंदर बहुत जादुई लहंगे हैं। लेकिन आप अचानक अभी ही क्यों आए? क्योंकि जब भी मैं किसी परेशान व्यक्ति को यहाँ बैठे हुए देखता हूँ तो अपने आप उसके सामने प्रकट हो जाता हूँ ताकि मैं उसकी कुछ मदद कर पाऊँ। मैंने तुम्हारे बारे में सब पता कर लिया था और यहाँ मैं सुबह से तुम्हें परेशानी के साथ बैठे हुए देखा, इसलिए तुम्हारे सामने प्रकट हो गया। हाँ, मैं ये सोच कर बहुत परेशान हूँ कि कहाँ रहूंगी और क्या खाऊंगी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। ये जादुई लहंगा है, इससे तुम जो भी मांगोगी ये तुम्हें सब देगी, इसलिए जादुई लहंगे के होते हुए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर माया बहुत खुश होती है और गुलाबी झरने को धन्यवाद करती है। सुबह होने के बाद माया जादुई लहंगा लेकर वहाँ से चली जाती है। हे जादुई लहंगा, मुझे रहने के लिए एक घर दे दो। उसके बाद जादुई लहंगा वहाँ एक बड़ा सा सुंदर सा घर प्रकट कर देता है। माया घर के अंदर जाती है और उसे घर के अंदर सारा सामान मिलता है जिससे वो अपना गुजारा कर सके। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन निराली की एक सहेली माया को देखती है और निराली को जाकर सारी बात बताती है। ये सब सुनकर निराली हैरान रह जाती है। निराली कृतिका को सारी बातें बताती है। अगले दिन दोनों माँ बेटी माया के घर जाती है। माया जादुई लहंगे से कुछ पैसे मांग रही थी और ये सब दोनों माँ बेटी देख लेती है। चलो मम्मी, इससे ये जादुई लहंगा छीन लेते हैं। उसके बाद दोनों माँ बेटी माया के घर के अंदर जाते हैं और उससे जादुई लहंगा छीनने की कोशिश करते हैं। तभी जादुई लहंगे में से एक जहरीला सांप निकलता है और दोनों माँ बेटी को काट लेता है। उसी वक्त दोनों माँ बेटी की मौत हो जाती है और जादुई लहंगा उन दोनों को वहाँ से गायब कर देता है। इन दोनों की तो मौत हो गई। चाचा जी ने कभी मेरे साथ कुछ भेदभाव नहीं किया है, यहाँ तक कि वो मेरे लिए चाची से लड़ाई भी करते थे। मैं चाचा जी को इस बारे में फोन पर बता देती हूँ। माया सूरज को फोन करती है और उसे ये सारी बातें बताती है। सूरज को भी ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए सूरज खुद को समझा लेता है। माया को जब भी अपने चाचा जी से मिलने का मन करता था तो वो उनके घर चली जाती थी। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और माया हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है।